Welcome to our second class, Research Aptitude Unit 2. This is also a part of Cheat Code series. इसमें भी हम जल्दी से जल्दी कैसे हम इस यूनिट को कवर कर सकते हैं ताकि हम PYQs की तरफ बढ़ सकें और मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाएँ। हाँ, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। डेफिनेशंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये आपके पैराडाइम के दो व्यूज़ हैं। पैराडाइम का मतलब होता है आप किस नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं। तो डोमिनेंट पैराडाइम के दो व्यूज़ हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। कौन कौन सी मेथड्स, सारी नहीं पढ़नी, हमको पढ़नी है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देन हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कैसे किए जाते हैं, ICT इन रिसर्च, एंड लास्ट इज़ योर एथिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आप सबने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। अब और मैं क्या बोलूँ, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च? सो सीधा सीधा मतलब है री मीन्स अगेन, सर्च मीन टू फाइंड। अब कोई चीज़ कोई पहले ही ढूंढ चुका है तो हम उसको दोबारा फाइंड क्यों कर रहे हैं? तो दैट्स वाई कम्स द डेफिनेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मुझे पता है कि कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती है ना, ये हमारा एग्जांपल है। अब मुझे इसी पे रिसर्च करनी है, तो कॉफ़ी पीने से नींद क्यों नहीं आती है मैं पता कर सकता हूँ। कॉफ़ी पीने में गर्मी में कितनी नींद आती है, सर्दी में कितनी नींद आती है, डिफरेंस क्या है उनकी डिग्री में, ये चीज़ें पता कर सकता हूँ। तो इस तरीके से तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम दोबारा सर्च करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च, है ना। कोर डेफिनेशन, इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। हमेशा याद रखिएगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है रिसर्च टू फाइंड द सोल्यूशन, प्रॉब्लम, एस्टैब्लिश फैक्ट एंड न्यू कंक्लूजन। या तो आप थ्योरी बनाएंगे या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो उनमें आप सब कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च क्या होता है, क्लियर है? दोबारा ढूंढना, क्या? नए इन्फॉर्मेशन, नए नॉलेज के लिए, ताकि हम नॉलेज डोमेन में कुछ बेटर दे पाएँ। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च तो हम कैसे याद रख सकते हैं? एक्रोनिम स्कोर, एस फॉर सिस्टमैटिक, फॉलोज लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप। सिस्टमैटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक के बाद एक पार्ट होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू मतलब जो इसके बारे में जितनी बात की है, हमसे पहले जितनी भी रिसर्च हुई उनको पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, और ऐसे आपके 7 स्टेप होते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस में फॉलो होगा। नेक्स्ट कंट्रोल्ड, आपके जितने वेरिएबल्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, ताकि किसका किस पे कितना इफेक्ट आ रहा है उसको आप बराबर मेजर कर पाएँ, स्टडी कर पाएँ, है ना। ऑब्जेक्टिव, रिसर्च अनबायस होनी है। ऐसा नहीं है मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो मैं उसके लिए रिसर्च कर रहा तो मैं सिर्फ उसका फ़ायदा ही बता रहा हूँ, नहीं, उसके नुकसान भी बताने, उसका लॉजिक भी बताना, है ना। ऑब्जेक्टिव होकर कोई भी चीज़ करनी है हमको, अपने पर्सनल गेन के लिए या किसी फाइनेंशियल गेन के लिए या प्रेस्टीज के लिए या किसी भी अनदर रीज़न से, क्या किसी प्रेशर में आके अपने रिसर्च के साथ अदला बदली नहीं करनी है, फॉल्सीफाई नहीं करनी है, क्या अपने पर्सनल जजमेंट से फ्री रखना है रिसर्च को। तो इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव होना, अनबायस होना। इसीलिए हमको एथिक्स पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हमने लास्ट पार्ट एथिक्स कवर करेंगे। फेवरेट पार्ट है यूजीसी का, एथिक्स से एक ना एक सवाल ज़रूर आता है ना। नेक्स्ट आपका रिग्रेस, रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। अब आपका मेथड कैसा होना चाहिए? आप कोई भी मेथड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली हर मेथड अलग अलग चीज़ को मेजर करेंगे। तो ऐसा नहीं है आप वही मेथड यूज़ करें जो सिर्फ आपके फेवरेबल रिजल्ट दे रहे, नहीं, जो अप्रोप्रिएट होगा। मतलब अगर मान लीजिए कैसे, जब हम वैलिडिटी पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझा पाऊंगा। रिग्रेस का मतलब बेसिकली अगर मेरे को पानी का टेम्परेचर चेक करना है तो ऐसा नहीं है कि यार मेरे को बहुत गर्म पानी पसंद है, किसी को थोड़ा कम गर्म पानी पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि नहीं ये इतना ही होना चाहिए, नहीं, हमको सबका रखना है। नॉर्मल एक बेस बेंचमार्क पे चेक किया जाता है ना, तो दिस इज योर रिगरस प्रोसेस, रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस। एम्पेरिकल याद रखिएगा, ई से एम्पेरिकल, ई से एविडेंस, क्योंकि एक आई से भी होता है, उसको एम्पेरिकल बोलते हैं ना। एम्पेरिकल एंड एम्पेरिकल यूजीसी के बहुत ही फेवरेट वर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड सवाल वो ज़रूर ही करता है आपसे, है ना, ठीक। तो उसके बाद आपकी एम्पेरिकल कैसे, डायरेक्ट एविडेंस बेस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक। तो स्कोर याद रहेगा, सिस्टमैटिक, एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलो होगा, कंट्रोल्ड, सारे वेरिएबल्स जो होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों को हम कंट्रोल करेंगे, कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे ताकि इफेक्ट को बेटर पढ़ पाएँ, किसका किस पे किस डिग्री तक इफेक्ट आ रहा है उसको समझ पाएँ। ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस रहेंगे, पर्सनल जजमेंट से फ्री रहेगा, अपने पर्सनल गेन के लिए उसमें कुछ भी अलग नहीं करेंगे। रिगरस, रेलेवेंट प्रोसीजर होगा, कुछ काम की चीज़ होनी चाहिए ना, उसको जस्टिफाई कर पाए हम बाद में कि
मेरे को पानी का टेम्परेचर नापना था तो मैंने हाथ डाल के पानी का टेम्परेचर नहीं नापा, मैंने थर्मामीटर से नापा, तो दूसरी बार भी कोई इंसान नापेगा तो थर्मामीटर से नाचेगा ना, ठीक। लास्ट इज एम्पेरिकल, तो स्कोर याद रहेगा हमको, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, ऑब्जेक्टिव, रिगरस एंड एम्पेरिकल, डायरेक्ट एविडेंस बेस्ड एम्पेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्कोर VCR, इस तरीके से हमको याद रखना है। देखिए हमने नीचे एक्रोनिम्स लिख दिए हैं, तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ और 3 यहाँ पे, 5 3 8, टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपको सारे याद रखने। वैलिडिटी, रिसर्च मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। अगर मैंने किसी को बोला कि मेरी रिसर्च डिग्री बताती है, डिग्री मतलब किस हद तक उसको इफेक्ट कर रही है ना, किसी पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वो डिग्री ही बताएगी, सिर्फ इफेक्ट को नहीं शो करेगी कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ठीक है। रिलायबल, कंसिस्टेंट, मैंने अगर बोला कि कॉफ़ी पीने से नींद कम आती है, दूसरा इंसान भी जब वो रिसर्च परफॉर्म करे तो कॉफ़ी पीने से अगले इंसान को नींद कम ही आनी चाहिए, तब हमारी रिसर्च कैसी होगी, रिलायबल होगी। जब भी रिपीटेबल हो, तो याद रखिएगा कीवर्ड क्या है यहाँ पे, रिपीटेबल। यहाँ पे अब वैलिडिटी आपकी 2 तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसको हम बाद में जब वैलिडिटी की या रिसर्च की इन डेप्थ क्लास करेंगे वहाँ पे कवर करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए, वैलिडिटी रिसर्च को जो चेक करना है, जो क्लेम कर रही है वो चेक करने के लिए, उसको चेक कर रही है। रिलायबिलिटी, जब बार बार रिपीट की जाए तो सेम कंसिस्टेंसी हो, तो रिपीटेबल एंड कंसिस्टेंसी कीवर्ड्स। एंड साइक्लिक, स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रॉब्लम, एंड्स ऑफ अ प्रॉब्लम। जब भी आप कोई भी रिसर्च करेंगे तो हमेशा याद रखिए, फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम से शुरू होती है, हम किसी भी एक प्रॉब्लम को लेके आते हैं, उसको रिसर्च करते हैं और हमेशा एंड करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस होंगी, हो सकता है वो बजट की लिमिटेशन हो, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन हो, या कोई भी अदर लिमिटेशंस हमारी हो सकती हैं। तो उन लिमिटेशंस को जब ओवरकम किया जाएगा तो हम क्या और नई चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, या इस रिसर्च का कितना फुल पोटेंशियल था एक आइडियल सिनेरियो में, तो वो है ना। तो दैट्स वाई इट्स साइक्लिक, हमेशा प्रॉब्लम से शुरू होगी और एक नई प्रॉब्लम पे ख़त्म होगी। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। पहला होता है फंडामेंटल, इसको प्योर या बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है। गोल क्या होता है इसका, टू डेवलप अ थ्योरी। आपने चाहे हिंदी में कोई थ्योरी पढ़ी हो, इंग्लिश में कोई थ्योरी पढ़ी हो, रस की थ्योरी पढ़ी है हमने, साउंड की थ्योरी पढ़ी है, साइकोलॉजी की थ्योरीज पढ़ी हैं, सोशोलॉजी की थ्योरीज पढ़ी है, हमने कई सारी थ्योरीज पढ़ी है ना। सब थ्योरीज किसके थ्रू बनी है, फंडामेंटल रिसर्च के चलते। इसमें हम लोग क्या जानना चाहते हैं, एग्जाम्पल जैसे न्यूटन के लॉ क्या थे, फंडामेंटल थ्योरी थी। उनको क्या हो रहा है, फेनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। ये एकेडमिक फील्ड में होती है। नेक्स्ट आपकी अप्लाइड रिसर्च, टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आपने एक थ्योरी बना ली, अब उस थ्योरी को कहीं अप्लाई करके तो देखोगे ना, आपने बोला इस थ्योरी के चलते हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको अप्लाई तो करके देखना है ना, दैट्स वाई अप्लाइड। तो जब थ्योरी अप्लाई होगी तो अप्लाइड रिसर्च। डेवलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव मैथ स्कोर्स। अब किसी ने, जैसे अब कैलकुलेटर था, किसी ने बोला कैलकुलेटर से आप बेटर मैथ्स परफॉर्म कर सकते हो, तो आपने एक रिसर्च किया, 10 लोगों को कैलकुलेटर दिया, 10 लोग हाथ से मैथ्स कर रहे थे, दोनों में से जल्दी और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर किन के आए, आपने रिसर्च परफॉर्म किया, अगर कैलकुलेटर से आए तो वो क्या हुई आपकी अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्शन रिसर्च, इमीडिएट प्रॉब्लम। अब आपने कोई एक थ्योरी दे दी थी, उसका एप्लीकेशन कैसा था, रियल वर्ल्ड में वो कैसा परफॉर्म कर रही है, एक के बाद आपने कई सारे टेस्ट परफॉर्म करके चेक की। पर एक्शन रिसर्च क्या होगी, आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए MBA आप कर रहे हैं, तो MBA में आपको किसी ने बोला यार मेरा सामान बिक नहीं रहा है ना, या फिर आप किसी मैनेजमेंट कंपनी में, आप कहीं पे भी हैं, किसी ने आपको बोला उसका कोई सामान बिक नहीं रहा है, तो उस बोलेगा यार सर मेरे को आप बताइए क्यों नहीं बिक रहा है। तो आपने एक प्रॉब्लम निकाली कि सर आपकी ना पैकेजिंग ठीक नहीं है, या आपका सामान दिखता सुंदर नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो क्या वो इमीडिएट प्रॉब्लम है, आप उसको जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, उसको प्रॉब्लम क्यों आई, किस वजह से आ रही है, कहाँ चल रहा है, ये सब रिसर्चर के जानने वाली बात है। पर जो बेनिफैक्टर है उस रिसर्चर का, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे थ्योरी क्या आपकी नॉलेज बढ़ा रही है, यहाँ उसको नॉलेज बढ़ाने से कुछ नहीं करना है, उसको तो इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए कि पैकेजिंग सुंदर कैसे हो सकती है, ज़्यादा अपीलिंग कैसे हो सकती है। तो आपने बोला सर रेड कलर और गोल्डन कलर यूज़ कर लीजिए, है ना, ज़्यादा अपीलिंग रहेगा। टीचर इंप्रूविंग देयर डिसिप्लिन इन देयर क्लासरूम। एक्शन रिसर्च ना, जैसे आपने मेरे को अगर कमेंट किया और आपने मेरे को बताया कि सर आप बहुत जल्दी बोलते हैं, या आप बहुत धीरे बोलते हैं, या सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, या पर्टिकुलर कोई भी आपने स्पेसिफिक मेरे को प्रॉब्लम बताई, तो मैंने देखा हो सकता है मेरे सिस्टम में कुछ दिक्कत हो सकता है मेरे बोलने के तरीके में कुछ दिक्कत हो, तो मैंने इमीडिएट उसका सोल्यूशन निकाला, तो दैट्स योर एक्शन रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च जब आप थ्योरी को अप्लाई करते हैं, एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम, एंड फंडामेंटल रिसर्च फॉर थ्योरी। तो कीवर्ड्स याद रखेंगे, पहले का थ्योरी, दूसरे का अप्लाइड, एंड थर्ड इज योर इमीडिएट प्रॉब्लम। ओके, आगे चलें। अब बेसिस अप्रोच के बेस पे 2 तरीके की रिसर्च होती है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव।
क्वांटिटेटिव मतलब जितनी भी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होते हैं, जितनी भी हमने स्कूल केमिस्ट्री मैथ साइंस पढ़ी है ना हमने, वो सारी कैसी थी? क्वांटिटेटिव रिसर्च थी, नंबर में मेजर किया जा रहा है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? ये आपका क्या नहीं, नॉट डिपेंड्स ऑन वाई, डिपेंड्स ऑन व्हाट, है ना। ऑब्जर्व, वर्ड्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गई। अप्रोच कैसी इसकी होती है? डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब एक थ्योरी था, आपने थ्योरी को टेस्ट किया। क्वालिटेटिव रिसर्च कैसी होती है? आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी, आपने देखा यार कि एक पेड़ है, पेड़ में एक कड़वा फल है, उस कड़वे फल को खाने का लोगों को नींद नहीं आ रही है ना। कॉफ़ी हमने जैसा ना, किसी ने तो पहली बार कॉफ़ी डिस्कवर की होगी कि यार इसको खा लेना चाहिए, फिर आपने एक ऑब्जर्वेशन देखी, ये कॉफ़ी जिसको भी खिलाई जा रही है उसको नींद कम आ रही है, उसकी एक्टिवनेस बढ़ी हुई है, तो क्या आपने एक थ्योरी बना दी। अब उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च की, हमने कितने ज़्यादा लोगों को दी, क्या बहुतायत में आया, जब मेजॉरिटी में आने लग गया तो हमने उसको एक थ्योरी का दर्जा दे दिया, उस थ्योरी को प्रूव कर दिया, है ना। तो याद रखेंगे, तो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च ध्यान देता है आपका कि चीज़ क्या है, फेनोमेना, व्हाट इज द फेनोमेना एंड व्हाई इज द फेनोमेना पे कौन ध्यान देता है? आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक। तो व्हाई एंड व्हाट ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, सिंगल, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सब्जेक्टिव होती है ना। आपको ये नहीं पता कि कॉफ़ी क्या कर रही है, आपने बस देखा कि एक प्रोडक्ट है, अब उससे नींद भी कम आ सकती है, हो सकता है उससे चिड़चिड़ापन भी बढ़े, तो मेरे को पता नहीं है मैं किस चीज़ के लिए देख रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता नहीं है, मैंने कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाई है, मैं क्लियर उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके एक तरीका देखना चाह रहा हूँ, मैं नेचुरल सेटिंग में उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, ठीक। देन फोकस, टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। आपने अब हाइपोथेसिस बनाई कि कॉफ़ी पीने से नींद कम आएगी, तो आप उसको चेक कर रहे हैं ना। कॉज एंड इफेक्ट होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। ये सिर्फ कॉफ़ी पीने से होता है कि कोई भी कड़वा फल खिला दूँ तो होगा, करेला खिला के देखा मैंने, नहीं उससे तो नींद जा रही है, पर उस लेवल तक नहीं जा रही जितनी कॉफ़ी से जा रही है, तो उसका कुछ अलग इफेक्ट है ना, इस तरीके से। उसके बाद मेथड्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड सर्वे, यहाँ पे इंटरव्यू, केस स्टडी एंड एथेनोग्राफी। एथेनोग्राफी का मतलब होता है आपके किसी पर्टिकुलर कल्चर की हिस्ट्री या उसके कल्चर्स की स्टडी करने को, उसको बोलते हैं हम एथेनोग्राफी। आइए आगे चलते हैं। अब दो और तरीके हैं रिसर्च के, जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव था, हमने आगे बढ़ा डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव का मतलब क्या हुआ? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। आपने कोई एक चीज़ देखी है ना, जनरल था ना, हमने ऑब्जर्व नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व किया था, उसको टेस्ट करना था स्पेसिफिकली कि नहीं हर कड़वी चीज़ से नहीं होता है, सिर्फ कॉफ़ी से नींद जाती है। एक बहुत स्पेसिफिक कॉफ़ी की तरफ है, पहले हमारा बहुत बड़ा डोमेन था, ठीक है। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ कि देखिए कड़वी चीज़ को खाने से नींद जा सकती है, पर क्या कॉफ़ी से सिर्फ एक इंसान की नींद जा रही है? नहीं, हर इंसान को हमने खिला के देखी, सबकी नींद जा रही है, सब पे एक जैसा ही असर करेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक टू जनरल एंड जनरल टू स्पेसिफिक समझ में आया। जब बहुत से एक की तरफ जाएंगे तो जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल जब एक से बहुत की तरफ जाएंगे। मेन गोल टेस्टिंग अ थ्योरी टू बिल्ड अ न्यू थ्योरी। इंडक्टिव क्वालिटेटिव जैसा थ्योरी बनाने के काम आ रहा है, यहाँ पे थ्योरी को टेस्ट किया जा रहा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट, अ जनरल थ्योरी और हाइपोथेसिस, अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और डेटा। अब यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन पता है, आपने रिलेशनशिप का डायरेक्शन बताया, कॉफ़ी पीने से नींद कम ही आएगी, आपने इस तरीके से बता दिया, कॉफ़ी पीने से नींद आएगी नहीं आएगी, अब थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये आपका जनरल ऑब्जर्वेशन है, चाहे हाँ में आए चाहे ना में, आप उसको एज इट इज़ करेंगे। आप यहाँ पे हाँ में आया तो किस डिग्री तक आया, हाँ आ भी रहा है, सही है कि गलत है ना। ऑल मैन आर मोर्टल थ्योरी, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ऑल मैन आर मोर्टल, हेरोल्ड इज अ मैन, देयरफॉर हेरोल्ड इज मोर्टल, है ना। हमने एक रिलेशनशिप इनके बीच में बनाया ना, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं कि हर इंसान मर सकता है तो हेरोल्ड भी मर सकता है, इस तरीके से, ठीक है। हेरोल्ड इंसान है तो हमने इस तरीके देखा। दिस वन इज वाइट, ऑल्सो एन आई हैव सीन इज वाइट, देयरफॉर थ्योरी सारे स्वान वाइट ही होते हैं। अब मैंने एक वाइट कलर का स्वान देखा, अब मैंने जितने भी स्वान जब भी देखे वाइट ही कलर के देखे, तो मेरा कहना पड़ गया कि स्वान का जो बेसिक कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, वाइट होता है। पर सही है क्या? नहीं, मेरे ऑब्जर्वेशन बेस है, हो सकता है काला भी हो, एक्सेप्शन भी हो, किस रीज़न से आ रहा है मैं वो नहीं बता पाया, मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताई कि कैसे वाइट होते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या करती है? एक्सप्लेन्स वाई और हाउ समथिंग हैपन, गोज बियॉन्ड द डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन। अब जैसे हमने बताया कि कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती है, अब नींद क्यों नहीं आती है इसको एक्सप्लेन करना है, तो क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाएगा।
कॉज जो है इफेक्ट है वो क्यों असर कर रहा है ना, कौन सा पर्टिकुलर हमारे सेरोटोनिन जो फंक्शन है, सेरोटोनिन जो हमारा केमिकल कंपाउंड है ब्रेन में उसकी जगह ले लेता है। इस तरीके से हम जब इन डेप्थ बातें करेंगे तो वो आपका एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, आंसर्स द वाई, जो हम लोग वाई की बात कर रहे थे ना, वाई बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब आपको एक्सप्लोर करना है, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो ये आपकी क्वालिटेटिव है, ये आपका टेस्ट कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये क्वांटिटेटिव है। याद रखिएगा, कई बार दे के पूछ लेता है कि एक्सप्लेनेटरी क्वांटिटेटिव में आएगी क्वालिटेटिव में आएगी, तो वाई जहाँ भी है वो कहाँ आएगा, क्वांटिटेटिव में। व्हाट जो भी है कहाँ आएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन, नेचुरल सेटिंग। ठीक है, आइए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, जस्ट बिगनिंग टू अंडरस्टैंड ना, कोई चीज़ नई है उसको पहली बार दूसरी बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने देखा कि कोई एक गाना है वो बहुत वायरल हो रहा है ना, एक रिसर्चर उसने देखा कोई एक गाना वायरल हो रहा है, तो अब वो देखेगा सिर्फ गाने ही वायरल हो रहे हैं कि अब दूसरी चीज़ें भी वायरल हो रही हैं। अगर सिर्फ गाना वायरल हो रहा था, गाने में ऐसी क्या चीज़ थी कि वो वायरल हो रहा है, ताकि वो उसको रेप्लिकेट कर पाए, है ना। ठीक, उस चीज़ को पढ़ने के लिए एक ट्रेंड को स्टडी कर रहा है, एक पैटर्न को स्टडी कर रहा है। उसने एक ऑब्जर्वेशन थी, उसको एक ऑब्जर्वेशन में पैटर्न दिखाई दिया, तो वो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि ये पैटर्न जहाँ भी हमको हर जगह दिखेगा वहाँ पे क्या सेम तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे मन का भ्रम था, है ना। तो किसी कॉन्सेप्ट को बनाने की जहाँ कोशिश हो रही है वहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है उसको। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन आपका होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब किसी भी चीज़ को आपको सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करना है। अब आपको ये तो पता चल गया कॉफ़ी पीने से नींद पे कुछ असर पड़ता है। अब नींद नहीं आती है, नींद ज़्यादा आती है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में बताना पड़ेगा ना। अब कम आती है तो क्यों कम आती है, एक ही इंसान को कम आती है, सबको कम आती है। अब इंसान भी कैसे, बच्चों को कम आती है कि बूढ़ों को कम आती है, बच्चों को अगर कम आती है तो क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक फंक्शन बनाएंगे। हमने पढ़ा ना रिसर्च कैसी होती है, सिस्टमेटिक होती है, एक लॉजिकल स्टेप फॉलो करती है। तो स्टेप को फॉलो करने के लिए क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आपको कोई चीज़ पता है, उसके सारे पॉइंट्स पता है, तो हम उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। ये किस पे फोकस नहीं करेगी, वाई पे। हमारी चीट कोड सीरीज़ है ना, तो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में परेशान नहीं होना है। हमको क्या देखना है, क्या क्या बताएगी, व्हाट बताएगी, वेयर बताएगी, व्हेन बताएगी, पर वाई से कैसे क्यों हो रहा है उस पर इतना ध्यान नहीं है। किस किस पे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या इसमें कम है ज़्यादा है ना, क्या पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज या हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी उसकी, वो चीज़ें। ठीक है, आंसर्स व्हाट इज़ वाला आपका आंसर ही देती है। आपका एज, जेंडर, इनकम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दैट्स अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमने सबसे पहले लाइफ में यही रिसर्च देखी थी, मोस्टली हमको यही पता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमने 10th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा है ना, न्यूटन के लॉस पढ़े हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कैसे पता चला उनको, उन्हें रिएक्शन करवा के देखी, क्या एक्सपेरिमेंटल था। इसमें एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो खुद स्वयं उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है ना, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर दूसरों का असर नहीं है। तो जब आप उस पर कोई असर डालेंगे तो उसका असर किस पे होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, द इफेक्ट, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट। आपका तो जो स्टिमुलस है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका रिस्पॉन्स जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाइल कंट्रोलिंग ऑल द अदर आउटसाइड वेरिएबल्स। अब और कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, स्लाइड्स में एंड में, है ना। हमारा एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे अगर हमारा कॉफ़ी पीने से नींद कम आती है तो कॉफ़ी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, नींद। ठीक है, कॉफ़ी कम पी तो ज़्यादा नींद आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा कॉफ़ी दे दी तो कम नींद आ रही है। ठीक है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट जा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है दूसरे का। ठीक है, अब एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो एक्सपोस्ट फैक्टो आफ्टर द फैक्ट, है ना। एक्सपोस्ट फैक्टो, फैक्टो मीन्स फैक्ट, एक्सपोस्ट आफ्टर। ठीक है, तो अगर किसी फैक्ट के बाद रिसर्च करा, आप किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कॉज एंड रिलेशनशिप आपको पता है, ऑलरेडी हो चुकी है, फिर आप उसको चेक करना चाह रहे हो, तो कैसी रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो। द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अकर्ड, नेचुरल डिजास्टर, अ पर्सन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, स्टडी इफेक्ट्स आफ्टर द फैक्ट। अब मान लीजिए कोई इंसान आलसी है, तो आलसी होने से उसकी लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क आ रहा है। अब किसी को मैं आलसी या ना आलसी तो बना नहीं सकता हूँ, है ना। आलसी वो नेचुरली है, अब वो मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ उस पर ऑब्जर्वेशन करके पढ़ रहा हूँ। एक्सपोज फैक्टो, कोई फेनोमिना मैंने देखा, तो फिर वो फेनोमिना कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या हुआ, क्या पैटर्न्स थे, उनको सिर्फ पढ़ रहा हूँ। तो आफ्टर द फैक्ट होता है, तो क्या
आपके नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, पर्सन के एक्सिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे अभी लेजीनेस की मैंने बात की, इस तरीके की चीज़ें है ना। आफ्टर द फैक्ट जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, वो हो गया आपका एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। यहाँ पे भी आप कॉज एंड रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, पर क्या ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल नहीं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है इसको, याद रखिएगा। क्वाजी मतलब जैसे हमने सूडो पढ़ा था ना लोअर क्लासेस में, सूडो का क्या मतलब है, नकली, वैसे क्वाजी का भी मतलब होता है नॉट ट्रू, है ना। एग्जैक्टली रिलेशनशिप नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट हो तो रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, पर क्या इसमें रिसर्चर की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है, ठीक है। इसको हम परेशान करके बदल नहीं सकते, ठीक है। दैट्स योर कॉल्ड एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये यूजीसी का फेवरेट है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आफ्टर द फैक्ट जहाँ भी दिखे एक्सपोस्ट फैक्टो पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ओके। चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्स विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये हमारा सॉरी उसके बाद ये एग्जाम्पल है उसका। अ रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन लंग कैंसर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दे कैन नॉट मेक पीपल स्मोक। अब किसी को हम सिगरेट पीना सिखा सकते नहीं ना, एथिकली गलत होगा, किसी को खराब आदत नहीं पकड़ाएंगे हम, तो इंस्टेड हम उन लोगों को लेके आएंगे जो पहले से स्मोकर्स हैं और उन लोगों को जो पहले से स्मोक नहीं करते हैं, ठीक है। उनको कंपेयर करेंगे, दोनों की लंग की क्वालिटी कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे। तो वो पहले से सिगरेट पी रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट आ चुका उनके लंग्स पे, उसको हमने स्टडी किया, और जो नहीं पी रहे हैं उससे क्या इफेक्ट उनके लंग्स पे, उसको स्टडी किया। क्या तो स्मोकिंग की जो इफेक्ट वो था, फैक्ट था, वो हो चुका है, तो उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, पास्ट को पढ़ते हैं ताकि हम फ्यूचर को क्या कर पाएँ, प्रिडिक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो स्टडी द पास्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, है ना। इसमें आपके दो तरीके के सोर्स हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होंगे, डायरेक्ट डेटा जो आपको मिलता है ना। सेकेंडरी सोर्सेज आपकी क्या होती हैं, टेक्स्ट बुक, जो पहले से किसी ने उस डेटा को पढ़ के फिल्टर करके दे दिया आपको, दैट्स योर सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स आई विटनेस, अकाउंट्स, लेटर्स, इसको अभी किसी ने फिल्टर नहीं किया, इसका किसी ने मीनिंग नहीं बनाया, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस डेटा, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स अ प्राइमरी फर्स्ट हैंड एंड सेकेंडरी सेकेंड हैंड, ओके। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन रिसर्च, to determine if the relationship exists between the two or more variables and describe the strength and direction of the relationship। अब जैसे कॉफ़ी और नींद का हमको रिलेशनशिप तो है, पता चल गया, पर वो रिलेशनशिप कैसा है, कॉफ़ी पीने से नींद आती है, कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज़ हमको पढ़नी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोरिलेशन टेस्ट। रिलेशनशिप के नेचर को जानने के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, to study the same variable and subject repeated over the long period of time। अब पहले टीवी का इफेक्ट इंसानों पे कैसा होता था, ज़्यादा होता था, मोबाइल फ़ोन आने का तो उतना ही ज़्यादा है कि कम हो गया है ना। हमारा वेरिएबल सेम है टीवी, पर उसका इफेक्ट कैसा है, बहुत समय तक, अलग अलग टाइम पीरियड्स में हम चेक कर रहे हैं उसको, दैट इज़ कॉल्ड योर लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तक की जाए, बहुत देर समय तक चले, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक। आइए, एथनोग्राफी की जो हम बात कर रहे थे ना, स्पेसिफिक कल्चर ग्रुप इन देयर सोशल सेटिंग है ना, उनकी नेचुरल सेटिंग में जब उनको पढ़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च। इनसाइडर पर्सपेक्टिव, आपको मान लीजिए किसी ने बोला कि आपको बिहार या महाराष्ट्र के लोगों के बारे में जानना है, तो आप उनके साथ जाके रहेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे, उनका खाना खाएंगे, और फिर लिखेंगे कि हाँ उनका जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो क्यों है। हो सकता है कि किसी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, कुछ जगह के लोगों को बोला जाता हो कि ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, क्यों होते हैं, हो सकता है वो जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती हो सकता है खाना बहुत स्पाइसी हो, कोई भी मल्टीपल नंबर रीजंस हो सकते हैं, पर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने उसको जाके पर्सनली एक्सपीरियंस किया, कल्चर को ऑब्जर्व किया, स्पेसिफिक कल्चर या ग्रुप्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को, और फिर जो उनके बिलीव्स या वैल्यूज़ हैं वो वैसे शेप क्यों हुए उसको बता रहे थे, दैट्स कॉल्ड योर एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। आइए, तो अब टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक छोटा सा चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत आसान रहेगा। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अप्लाइड या थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्या थी, हमारी जो थ्योरी बनाने के काम आ रही है ना, उसका कोई एप्लीकेशन अभी है नहीं, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की तो मैंने उसको एज इट इज़ मेंशन कर दिया, उस चीज़ को लिख लिया कि हाँ ये पैटर्न है, ये चीज़ ऐसी होती है। अब ये चीज़ ऐसी होती है तो उसको कैसे हार्नेस कर सकता हूँ, जैसे मैंने अगर पढ़ा कि फीमेल्स को रेड और गोल्डन कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, ये मेरी थ्योरी थी। अब इस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है कि अगर मैं इस कलर के कॉस्मेटिक के डब्बे बनाऊं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। आपकी अप्लाइड रिसर्च हुई। तो पर्पस के बेस पे दो तरीके के रिसर्च, अप्लाइड एंड थ्योरेटिकल। अब अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ स्कोप,
एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर कर रहे हैं ऊपर से ऊपर ना चीज़ को जानना चाह रहा है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ कलर्स ही फैक्टर्स होते हैं कि शेप भी फैक्टर होता है ना, स्मेल भी फैक्टर होता है, किस किस चीज़ों से क्या क्या रिसेप्टर्स हैं हमारे, कॉस्मेटिक की बात करेंगे ना। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, अब जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स किस लेवल तक असर कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अब कलर है गोल्डन और रेड है तो उसका इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि फीमेल्स पानी वगैरह ढूंढने का काम करती थी ना, एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि उनको ग्लिटरिंग चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, तो गोल्ड इज़ अ ग्लिटरिंग कलर, तो इसलिए उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसने एक्सप्लेन किया एक बिहेवियर को, ठीक है। तो सबसे पहला हमने प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद हमारे जितने भी वेरिएबल्स कंपोनेंट्स आए उनको एक डिस्क्रिप्शन दिया सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, एंड देन उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों है, तो ये अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द स्कोप। तो सबसे शैलो स्कोप किसका है, एक्सप्लोरेटरी का, सबसे डिटेल्ड किसका है, एक्सप्लेनेटरी का। शैलो मतलब सबसे कम डेप्थ पे, सबसे ज़्यादा डेप्थ पे। उसके बाद यूजेस, अब डेटा हमारा कैसा है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, डेटा हमारा नंबर्स में है तो क्वांटिटेटिव है ना, डेटा हमारा डिस्क्रिप्शन में, अब किसी ने बता दिया आपको फीलिंग कैसी है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ना, तो आपको इस तरीके से बताया, अच्छा लग रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। अब बड़े बड़े जो दैट्स योर क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव आपका 1 से 10 के स्केल पे कितना अच्छा लगा, 1 या 10, दैट्स योर क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च आपने खुद से डेटा इकट्ठा किया, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया आपने, अपने हाथ से बनाया तो आप उसको कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा, अब दूसरे के बनाए हुए रिसर्च पे भरोसा कर रहे हैं, जैसे भी आपने कोई रिसर्च है, मैं किसी की रिसर्च को टेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैंने उसका बनाया हुआ डेटा लिया, उस पर अपने टेस्ट परफॉर्म किया और सेम कंक्लूजन पे पहुँचा, तो दैट्स योर सेकेंडरी रिसर्च। जब खुद से किया तो प्राइमरी रिसर्च, तो खुद करना प्राइमरी, किसी और के डेटा को चेक करना सेकेंडरी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल, लॉन्जिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल क्या बताता है, हमारा डायरेक्शन बताता है हमारे रिलेशनशिप का। लॉन्जिट्यूडनल क्या बताता है, वेरिएबल का टाइम के साथ क्या असर आ रहा है, किस तरीके का असर है उसको बताता है, ठीक है। टाइम से रिलेटेड होगा तो, और डायरेक्शन से रिलेटेड होगा तो क्रॉस सेक्शनल, याद रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक। नेक्स्ट इज हमारा टाइप ऑफ रेफरेंस। टाइप ऑफ इन्फेरेंस मतलब इंडक्टिव डिडक्टिव। अभी इन्फेरेंस जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे कि हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, इन्फेरेंस इज अनुमान लगाना, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब मैंने कोई प्रॉब्लम ढूंढी है ना, जनरल कोई चीज़ थी समाज में उसको ढूंढा है। डिटेक्टिव होता है ना जैसे आपका, डिटेक्टिव क्या करता है, पूरे समाज में जो भी चीज़ होती है उनको ढूंढ के सबूतों को फॉलो करते हुए क्या एक पर्टिकुलर जवाब तक पहुंचता है, दैट्स योर डिडक्टिव। डिटेक्टिव से डिडक्टिव याद रखिएगा। इंडक्टिव, आपको कोई एक चीज़ पता है, आपको पता है किसी ने कत्ल किया पर आप उसको साबित नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, जाके सबूत ढूंढेंगे। तो जो मान लीजिए अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप इससे आउटवर्ड मूव करेंगे तो इसको बोला जाएगा इंडक्टिव। और ये आपका वर्ल्ड है, आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आना है, आप यहाँ से इनवर्ड अगर मूव करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डिडक्टिव, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड से, ठीक है। अब डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, कॉजी एक्सपेरिमेंटल क्या, एक्सपोज फैक्टो, इसमें हम बदल नहीं सकते पर कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। कोई चीज़ पहले से हो चुकी है पर एक्सप्लेन नहीं की जा रही है ना, हम उसको खुद नहीं करवा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉजी एक्सपेरिमेंटल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हैं पर मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिग्री तक ही पॉसिबल है, कंप्लीट मैनिपुलेशन नहीं पॉसिबल, दैट्स योर कॉजी एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन तो है पर एक 0 डिग्री तक पॉसिबल है। क्या, अब बारिश मान लीजिए होती है ना, तो बारिश होती है किस तरीके से होती है, वो एक्सपेरिमेंटल है। ऑब्वियसली पानी गर्म होता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बरसता है। अब आप पूरे समुद्र का पानी तो गर्म कर नहीं सकते हैं ना, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे। और एक्सपेरिमेंटल कॉफ़ी और नींद, अब कॉफ़ी आप सबको पिला के चेक कर सकते हैं कितनी नींद आ रही है, नहीं आ रही है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, गर्म कॉफ़ी ठंडी कॉफ़ी दोनों चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं सब के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, दैट्स वाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज फॉर अ सेकेंड, 1, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, वर्ड याद रखिएगा मैनिपुलेट, जो भी वेरिएबल मैनिपुलेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी फॉर दैट, जो भी वेरिएबल हमारा मैनिपुलेट हो रहा है उसको हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मैनिपुलेट होने पे उसका असर जिस पे दिखा उस पर डिपेंड है ना, इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डी से आप मेंशन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को IV से, ठीक है। अगर एक पौधा है, पौधे की ग्रोथ हो रही है, ठीक है,
तो सनलाइट आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सनलाइट की वजह से क्या हो रही है, ग्रोथ, तो ग्रोथ आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो भी हमको नहीं चाहिए, है ना, वाटर हो गया, सॉइल का टाइप हो गया, रूम का टेम्परेचर हो गया, इन सब चीज़ों का भी तो असर पड़ रहा है हमारे पौधे की ग्रोथ पे, पर हमको चेक क्या करना है, सनलाइट का कितना असर पड़ रहा है। तो ये सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ना, इनकी वजह से भी ग्रोथ पे इफेक्ट आ सकता है। अब मान लीजिए मैं बहुत अच्छे से सनलाइट दे रहा हूँ किसी पौधे को, पर उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है, हो सकता है सॉइल में बिल्कुल न्यूट्रिशन ही नहीं हो, तो क्या वो फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस से कितनी ग्रोथ कर लेगा बेचारा, खाना बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो दैट्स योर सॉइल टाइप हो गया, वाटर हो गया। मैं किसी पौधे को सिर्फ सनलाइट ही दे जा रहा हूँ, पानी दे ही नहीं रहा, तो वो तो मर ही जाएगा ना, ग्रोथ थोड़ी करेगा, ठीक है। उसके बाद कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ये हिडन है। अब ग्रोथ हो रही है, अब आपके सॉइल में न्यूट्रिशन ज़्यादा है कि आपके सनलाइट में न्यूट्रिशन ज़्यादा है आपको नहीं पता, तो पौधे की ग्रोथ तो हो रही है। तो जो हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल थे उनका जो कॉजिंग इफेक्ट है उनको क्या कंफाउंडिंग बोलेंगे। कंफाउंडिंग का मतलब छुपा हुआ, हिडन जहाँ भी दिखेगा ये ना देखिए हिडन लिखा हुआ है, हिडन जो भी आपका वेरिएबल होता है कैसा वेरिएबल हो गया, कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल। अब हमको जो चीज़ें टेस्ट करनी है, तो क्या मैं न्यूट्रिशन सेम रखूँगा दो पौधों का, एक को बराबर सनलाइट दूंगा, एक को अंधेरे में रखा, तो सेम मिट्टी, सेम टेम्परेचर, सेम जगह, सेम पानी की मात्रा, सब चीज़ें मैंने कंट्रोल कर दी, कांस्टेंट कर दी, है ना, कंट्रोल कर पा रहा हूँ। टेम्परेचर हो गया, उसके बाद न्यूट्रिशन हो गया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। तो सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मैंने जब कंट्रोल कर लिया तो दैट इज कॉल्ड योर कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, वो कैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स थे, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो एक्सट्रेनियस हो गया। और फिर जब उसके बाद हमने उनको कंट्रोल कर लिया कि हमको पता चला कि हाँ धूप से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैंने एसी लगा के टेम्परेचर कम कर दिया, तो उनको कंट्रोल कर पा रहा हूँ किसी एक्सट्रेनियस माध्यम से, तो उनको क्या बोल दिया मैंने, कॉन्स्टेंट रखने में सफल हो गया, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। अब अदर क्लासिफिकेशंस कुछ और भी होते हैं आपके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कैटेगोरियल क्या होंगे आपके, सॉरी कैटेगोरियल वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल। नॉमिनल मतलब कैटेगरीज पर जिनकी ऑर्डर नहीं होगा, जेंडर का कोई ऑर्डर थोड़ी होता है, मेल हो फीमेल हो एक जैसे ही होता है ना, इक्वालिटी बराबर, है ना। कलर रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, अब किसी को कितना भी पसंद आ सकता है, उनका कोई ऑर्डर नहीं है कि कलर्स इसी ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनल, अब आपके यहाँ पे रैंक हो गए। कैटेगोरियल वेरिएबल्स है ना, ये ग्रुप्स बनाने के काम आता है आपके। तो पहला होगा जिन ग्रुप्स में कोई भी रैंकिंग नहीं है, नंबरिंग नहीं है ना, उनको रैंक नहीं किया जा रहा है, एज इट इज इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप हो गया आपका ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, कोई रैंकिंग है क्या, नहीं, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। येस और नो, कोई रैंकिंग है क्या, नहीं, सिर्फ दो ग्रुप्स है, एक येस का ग्रुप एक नो का ग्रुप। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर में लगा सकते हैं, ऑर्डर में लगाने का मतलब रैंक, तो याद रखिएगा कीवर्ड ऑर्डिनल का क्या है, रैंक। डिस्टेंस बिटवीन देम इजंट इक्वल, है ना। बैचलर्स मास्टर्स, अब स्कूल के लेवल जैसे हो गए, अब कोई हाई स्कूल लेवल पढ़ा है, कोई बैचलर पढ़ा है, कोई मास्टर पढ़ा है, हमको पता ना जो हाई स्कूल लेवल पढ़ा है वो कम पढ़ा है, जो बैचलर्स पढ़ा है वो और ज़्यादा पढ़ा है, जो मास्टर्स पढ़ा है और ज़्यादा पढ़ा है। क्लास में किसी की फर्स्ट रैंक आई मतलब उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, सेकेंड आई उसके फर्स्ट वाले से कुछ एक डिस्टेंस होगा, थर्ड वाले की और ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका पहला बेंचमार्क हो गया कि इसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो फर्स्ट हो गया, है ना। मान लीजिए कोई 100 नंबर का पेपर था, कोई 70 नंबर पे पास हो गया, तो अब 100 में 100 आएगा ज़रूरी थोड़ी तभी फर्स्ट हो, 70 पे जो सबसे ज़्यादा अगर क्लास में आया तो 70 हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद 70 से जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो सेकेंड, जो उससे ज़्यादा होगा वो थर्ड, और जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपका लास्ट, है ना, आर रैंक होगी, ठीक है। तो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल सिर्फ ग्रुप्स, और रैंकिंग किस में आ गए, हमारी कैटेगोरियल वेरिएबल्स में आ गए। और दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या, जिनको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। इंटरवल्स हो गए, क्या टेम्परेचर का एक इंटरवल होगा ना, टेम्परेचर आपका शुरू होगा ख़त्म होगा टेम्परेचर हो गया, सेल्सियस में आपने नापा, फ़ारेनहाइट्स में नापा, है ना, आप उसको नाप सकते हैं। 1 से 10 तक का आपका एक इंटरवल होगा, 10 से 20 तक का दूसरा इंटरवल होगा, कितने कितने 10-10 नंबर का हमारा इंटरवल बनाते चले हम लोग, ठीक है। रेशो, इस स्केल पे क्या होता है, ट्रू मीनिंगफुल जीरो होता है इसमें। अब टेम्परेचर अगर मैं बोल दूँ जीरो है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर मैं किसी चीज़ की वो नाप रहा हूँ, कोई चीज़ कितनी गर्म है तो जीरो होने का मतलब वो तो बिल्कुल गर्म नहीं है, तो वो तो क्या ठंडे की तरफ आ गया ना, इट इज़ कोल्ड, तो आप इसलिए टेम्परेचर को क्या एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है उसमें, ठीक है। हाइट जीरो मतलब नो हाइट, जीरो वेट मतलब कोई वेट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो वेट को कैसे नापेंगे, ठीक है। एज हो गया, इनकम जीरो हो सकती है, एज जीरो हो सकती है, ठीक है। एब्सेंस जहाँ पे हो सकती है,
उनको हम एब्सोल्यूट जीरो। तो रेशो का हमको कीवर्ड याद रखना है, उसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट मीनिंगफुल जीरो होता है, इंटरवल नंबर्स होते हैं, रैंकिंग्स होती हैं, है ना, पर उसके बाद इंटरवल अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं, और सिर्फ जब ग्रुप बना और कोई रैंकिंग नहीं कर पाए तो उसको क्या बोला हमने, नॉमिनल, और जब रैंकिंग कर पाए सिर्फ तो उसको हमने बोला ऑर्डिनल। याद रहेगा। कंटिन्यूअस मेजरेबल वाले, कैटेगोरियल, ग्रुप्स बनाने वाले, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो स्केल की बात करते हैं ना, नॉमिनल स्केल सिंपलेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, डेटा को कैटेगराइज करने का काम आता है, लेबल या कैटेगराइज कर रहे हैं आप, है ना। मोस्ट कॉमन कैटेगरी एग्जाम्पल जेंडर मेल फीमेल, है ना। प्लेयर की जर्सी नंबर इज नॉट बेटर देन 5, है ना। अगर किसी प्लेयर का जर्सी नंबर 10 है, किसी का 5 है, तो ऐसा थोड़ी कि 10 नंबर वाला 5 नंबर वाले से बेटर होगा, नहीं, वो तो केवल एक रिप्रेजेंटेशन है उसका, है ना, कि एक का ये कलर्स रेड ब्लू ग्रीन आपने सीक्वेंस में तो लगा दी, पर ज़रूरी थोड़ी कि ग्रीन रेड से अच्छा है या रेड ग्रीन से अच्छा है। येस और नो, केवल 2 आंसर है, अब एक आंसर सही एक आंसर गलत थोड़ी, ऑब्जेक्टिव बातें जिसमें की जा रही है। दिस इज कॉल्ड, जब आपने ग्रुप बना दिया पर उनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं किया, तो दैट्स योर नॉमिनल। नेक्स्ट होती है आपकी ऑर्डिनल स्केल, इसको हम याद कैसे रखते हैं, नॉयर से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। ये एक्रोनिम याद कर लीजिए, यूजीसी नेट दे के पूछ सकता है ना। तो सबसे छोटी स्केल नॉमिनल होगी, सबसे बड़ी रेशो, देन योर ऑर्डिनल स्केल। क्या कर रहे हैं हम इसमें, मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, रैंक। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, लॉजिकल ऑर्डर दिखे, मीन दिखे, मोड दिखे, क्या कर सक रहे हैं, आपके एक बेंचमार्क वैल्यू से डिस्टेंस बता रहे हैं, क्या पता चलता है उससे, हमको रैंक पता चलती है। तो हमेशा कीवर्ड रैंक याद रखिएगा, ठीक है। रैंक का मतलब क्या है, एक बेंचमार्क वैल्यू से डिस्टेंस, है ना। पहला हमारा था नॉमिनल, वो बेंचमार्क से, या तो बेंचमार्क पे था या तो बेंचमार्क पे नहीं था, दैट वाज योर ग्रुपिंग। बेंचमार्क वैल्यू से जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दैट्स योर रैंकिंग। अब बेंचमार्क को ही जब आप मेजर करने लगेंगे, दैट्स योर इंटरवल, है ना। आपने सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव बताने के लिए आपने एजुकेशन लेवल कैसा हमारा रैंकिंग बताया जा सकता है। हाई स्कूल लेवल 1 हुआ, फिर उससे ऊपर का लेवल बैचलर्स हुआ, उससे ऊपर मास्टर्स हुआ, उससे ऊपर पीएचडी हुआ, उससे ऊपर पोस्ट डॉक हुआ, है ना, इस तरीके से। देन इंटरवल स्केल, इसमें क्या मिसिंग होता है, सिर्फ ट्रू जीरो। ट्रू जीरो केवल होगा रेशो में, है ना, तो इसमें सिर्फ ट्रू जीरो मिसिंग होता है, बाकी इसमें नॉमिनल भी होता है, येस नो भी आ सकते हैं, है ना। येस का एक इंटरवल हो गया, नो का एक इंटरवल हो गया, रैंकिंग भी आ सकते हैं कि 1 से 5 तक 1 में आ गया, 5 से 10 तक 1 में आ गया, है ना, और इसकी खुद के भी वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल इंटरवल्स भी हो सकते हैं, ठीक। ये क्या नहीं मेजर कर पाएगा, जीरो को नहीं मेजर कर पाएगा। मीन मेजर कर सकता है, मीडियन मेजर कर सकता है, मोड, एवरेज निकाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। अब लास्ट है आपका सबसे बड़ा, बिगेस्ट स्केल इज रेशो स्केल, है ना। अब इसका क्या है, ट्रू जीरो होता है इसमें। ट्रू जीरो मतलब कोई चीज़ नहीं भी है, एब्सेंस को भी इसमें मेजर किया जा पा रहा है, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे याद रखेंगे। सबसे छोटा क्या था हमारे पास, एन, है ना, एन ओ ऑर्डिनल, उससे बड़ी स्केल आई, ये हमारी सबसे बड़ी स्केल हो गई आई, नहीं थर्ड बड़ी स्केल आई हो गई, है ना। इसके अंदर नॉमिनल ऑर्डिनल दोनों की कैटेगरीज थी, और सबसे बड़ी स्केल हो गई हमारी आर, ठीक है। रेशो, तो नॉमिनल सबसे छोटी स्केल, रेशो सबसे बड़ी स्केल। इनकम आपकी ज़ीरो हो सकती है ना, जब बर्थ हुआ ही नहीं है, नो एज आपकी ज़ीरो हो सकती है। वेट ज़ीरो का मतलब कोई वेट ही नहीं है ना, इस तरीके से। अब की फीचर्स पढ़ते चलेंगे। नॉमिनल कैटेगरीज बनाने के काम आती है, ऑर्डिनल रैंकिंग करने के काम आते हैं, इंटरवल इक्वल इंटरवल्स के काम आते हैं। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं, मोड बता सकते हैं। मीडियन और मोड दोनों किस में बता सकते हैं, ऑर्डिनल में। मीन, मोड, मीडियन तीनों किस में बता सकते हैं, इंटरवल में। और उसके बाद रेशो में आप मीन, मोड, मीडियन तो बता ही सकते हैं, पर दो को कंपेयर भी कर सकते हैं। दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक कोल्ड का है, एक हॉट का, दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगर 5 कोल्ड है 5 हॉट है, दोनों को प्लस करेंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +5 -5 दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो इसमें क्या, हाइट, वेट, एज, ये ना एब्सोल्यूट 0 की कंडीशन पे आप आ सकते हैं, ठीक है। अब रिसर्च मेथड्स, तो पहला रिसर्च मेथड हमारा क्या होता है,
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च हमने क्या पढ़ा था, जो किसी चीज़ को एक सिस्टमेटिक लॉजिकल ऑर्डर में बताए, है ना। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट, व्हाट इज का आंसर देता है ना, डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ को। रिसर्चर इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, डज नॉट कंट्रोल और मैनिपुलेट द वेरिएबल। इसके तरीके क्या क्या होते हैं, सर्वे, केस स्टडी एंड कोरिलेशन, ठीक है। अब किसी चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, अब उस पर किस डायरेक्शन में इफेक्ट हो रहा है, इस पर कोई लेना देना नहीं है रिसर्चर का, है ना। किस लेवल तक असर हो रहा है, कॉफ़ी पीने से नींद कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ये बता सकते हैं, पर नींद नहीं आ रही है ये आपका कांस्टेंट रहेगा, तो है ना। डिस्क्रिप्शन क्या था, नींद नहीं आएगी। अब कितनी ज़्यादा पिलाने से ज़्यादा, कितनी कम पिलाने से कम आएगी, वो आपका एक्सपेरिमेंटल की तरफ चला गया। पर जब उसको सिर्फ डिस्क्राइब किया गया ना, तो कोरिलेशन में, केस स्टडी में और सर्वेज में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। देन हिस्टोरिकल, हम पास्ट को पढ़ रहे हैं ताकि हम आंसर कर पाएँ व्हाट वाज, क्या चीज़ पुरानी थी। तो जब आपने प्रेजेंट किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया तो डैट वाज योर डिस्क्रिप्टिव मेथड। जब आप पास्ट की किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट वाज व्हाट वाज, है ना। रिपोर्ट्स आपकी सेकेंडरी होंगी, डेटा को पहले ही एनालाइज कर चुका है। सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, जहाँ पे डेटा पहले फिल्टर हो चुका है, एनालाइज हो चुका है। प्राइमरी सोर्स, डेटा अभी रॉ है आपका। रॉ का मतलब किसी ने यूज़ नहीं किया है। बाई विटनेस आपको क्या बताएगा, आपको नहीं पता है, तो उसने बताया उसका मीनिंग क्या बनाना है आपको। किसी को फ्रीडम फाइटर बताना है, क्रिमिनल बताना है, आपने आई विटनेस से सुना, ये आप पे डिपेंड करेगा ना, ठीक। अब फ्रीडम फाइटर या क्रिमिनल उनको बोल दिया गया है, तो उन्होंने नज़रिया पहले डिसाइड कर लिया, दैट वाज अ सेकेंडरी। तो जो खुद से किया गया प्राइमरी, किसी और के किए हुए काम को दोबारा चेक किया गया या यूज़ किया गया, दैट्स योर सेकेंडरी, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्या गोल होता है, कॉज एंड इफेक्ट देखना। हिस्टोरिकल का था पास्ट देखना, डिस्क्रिप्टिव का क्या था, प्रेजेंट को डिस्क्राइब करना, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को बताना, कॉज एंड इफेक्ट को देखना, किस डायरेक्शन में, वो चीज़ एक्सप्लेन करना। देन रिसर्च पैराडाइम, अब पैराडाइम क्या होता है, नज़रिया। नज़रिए का मतलब आप किस चश्मे के थ्रू वर्ल्ड को देख रहे हैं, है ना। तो ज़्यादातर लोग जिस तरीके से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट पैराडाइम, और जिसकी तरीके से कम लोग देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉन डोमिनेंट पैराडाइम। अगर सब लोग मान ले कि इंसान 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 इज़ अ सोशल एनिमल, है ना, अब मेजॉरिटी लोग मानने लगे इंसान इज़ अ सोशल एनिमल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका डोमिनेंट पैराडाइम हो गया, सबका एक जैसे हो गया ना। सब बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री सारी वेस्ट में है, तो वेस्ट ज़्यादा डेवलप है ईस्ट से, है ना, हमने ये चीज़ मान ली, तो क्या हो गया, ये डोमिनेंट पैराडाइम, ज़्यादा लोगों ने मान लिया, मेजॉरिटी जो भी मानते हैं उसको बोलते हैं डोमिनेंट पैराडाइम। तब डोमिनेंट पैराडाइम की दो अप्रोच होती हैं रिसर्च की, है ना, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। होती तो और सारी भी क्रिटिकल वगैरह, पर यूजीसी नेट के लिए हमको अभी चीट कोड सीरीज में दो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है मोस्ट PYQs में, दैट वाज योर पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो आपको बेसिक एक बार पहले बता देता हूँ, क्या पॉजिटिविज्म आपके साइंटिफिक लोग थे, है ना, इनने बोला हर चीज़ या तो हाँ होती है या तो ना होती ना, ग्रे वाला नहीं होता, ब्लैक होगी या तो वाइट होगी, ठीक है। इनका ग्रे वाला सिस्टम नहीं था कि बीच में भी कुछ हो सकता है। हाँ, कोई चीज़ प्रूव हो सकती है तो हम मान लेंगे, प्रूव नहीं हो सकती तो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आप बोल दें कि मैं एटम देख नहीं पाता हूँ, है ना, तो एटम को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, एक लिमिटेशन थी, उनने एक्सपेरिमेंट किया, उनने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वेव फंक्शन वगैरह को एक्सप्लेन किया उनने, पर उनने मानने से मना कर दिया, नहीं हम नहीं मानेंगे। तो ये कैसे लोग थे, पॉजिटिविस्टिक लोग थे, जो भी ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उसी को मान रहे हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी होते हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, पर कुछ और चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट कर रही हैं। क्यों, क्योंकि हर जगह सेम नहीं है, सारे स्वान वाइट नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनल ब्लैक भी होते हैं, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है जो उसको असर कर रही है, उसके वाइट को कर रही है ना। आप हमारा मतलब क्वांटिटेटिव, तो पॉजिटिविज्म कैसे था, आपके क्वांटिटेटिव लोग थे, जो भी चीज़ मेजर्ड थी, क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन हो पा रही थी, उसी को माना, यूनिवर्सल लॉ, है ना, है तो है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे क्वालिटेटिव मतलब नहीं है तो हो सकता है कभी हो जाए ना, सारे स्वान वाइट होते हैं, अब किसी ने ब्लैक स्वान देखा ही नहीं होता वर्ल्ड में, पर हमने क्या माना कि एक पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ब्लैक हो। अब जिस दिन ब्लैक दिख गया तो फिर हम उसका रीज़न पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म का अपोजिट नहीं होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के एक लेवल आगे होता है, ठीक है। तो हमारे दो पॉइंट है ना, साइंटिफिक आपका पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक में जब एक्सेप्शन को भी इंक्लूड कर लिया जाए पोस्ट पॉजिटिविज्म, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो पहला आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम या फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब एक बोल्ड स्टेटमेंट देना जिसका मतलब बताएंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे। प्रिपेयर रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च को किया कैसे जाएगा, क्या क्या तरीके यूज़ करेंगे, क्या टूल्स यूज़ करेंगे। फिर डेटा कलेक्शन, है ना, सेकेंडरी रहेगा प्राइमरी रहेगा, कहाँ से किन लोगों से लेंगे वो सारी बातें।
डेटा को एनालाइज करना। अब बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, गलत जवाब दिया, हमको सही वाले चाहिए, गलत वाले चाहिए, दोनों को मिला के। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब जो मैंने बताया था कि हाँ इसी डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन मूव कर रहा है, उसको बोला जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो क्या सही में उस डायरेक्शन में कर रहा है कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत थी, है ना। हाइपोथेसिस आपके ऑब्जर्वेशन का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक। अगर उसी डायरेक्शन में कर रहा है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब कि हाँ भैया ये ऐसा ही होता है। अगर मैंने एक बोला कि सारे स्वान वाइट होते हैं, अब मैं पूरी दुनिया में घूमा, मेरे को कहीं ब्लैक स्वान नहीं दिखा, मेरी रिसर्च हो गई। मैंने हर रीजन में जा जाकर लोगों से पूछा, किसी ने भी ब्लैक स्वान नहीं देखा था, तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि हाँ सारे स्वान वाइट ही होते हैं। अब जब तक ब्लैक स्वान नहीं दिखेगा तब तक मेरी थ्योरी रॉन्ग प्रूफ नहीं होगी, तो वो क्या हो गई, जनरलाइज हो गई। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट राइटिंग। अब आपने रिसर्च कर ली, अब उसको समझाना ही थोड़ा ना, सारे स्वान वाइट होते तो वाइट होने से क्या हो सकता है, इस रीजन में पाए जाएं, या फिर इस रीजन के लोग इस कलर के होते हैं ना। फिर उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, अब डिस्क्राइब तो करना है ना, तो सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिख के रिपोर्ट राइटिंग, ठीक। तो पहला क्या, प्रॉब्लम ढूंढी, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर था, किसी और ने पहले लिखा है नहीं लिखा है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने एक रिलेशनशिप का डायरेक्शन आइडेंटिफाई, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लिया, उसको बताया। फिर एक रिसर्च डिज़ाइन बनाई कि हम उसको चेक कैसे करेंगे, है ना। फिर उसके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को एनालाइज किया, मतलब उस डेटा को उसका एक मीनिंग बताया, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन बताया, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। डेटा आ गया हमारे पास हाइपोथेसिस भी है, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया हमने, टेस्ट लगाने के बाद, और उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखा ताकि लोग पढ़ और समझ पाए। तो फॉर्मुलेटिंग का प्रॉब्लम, एक गैप ढूंढा हमने। अगर कोई मान ले कि कॉफ़ी वैसे था कि इंसान का एक पर्टिकुलर फल खाने से नींद नहीं आ रही है ना, इस तरीके से, या कोई भी हमारा नॉलेज गैप है, जैसे मान लिया हमने टीवी का इफेक्ट है लोगों पे कम होता जा रहा है, तो किसी ने बोल दिया टीवी तो इन्फ्लुएंशियल मीडियम है ना, तो हमने क्या देखा कि नहीं अब वो कम हो रहा है, तो एक नॉलेज गैप बन गया ना। पहले टीवी इन्फ्लुएंशियल मीडियम था, पर टाइम बढ़ते से क्या हुआ, सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज होने से क्या हुआ, आपका एक गैप बन गया। लिटरेचर रिव्यू इसीलिए किया जाता है, तो आइडेंटिफाई द गैप। तो वो जो गैप आप ढूंढते हो उसको क्या बोलते हो आप, प्रॉब्लम, है ना। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, है ना। फाइंडिंग आउट व्हाट्स ऑलरेडी बीन नोट। अब मैंने बोल दिया कि भाई टीवी अब इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, उतना इफेक्टिव मीडियम नहीं रह गया, अब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इन्फ्लुएंशियल मीडियम क्या, मोबाइल हो गया। तो अब कितने लोगों ने सेम बात बोली है। अब सेम बात बोले तो उनने क्यों बोली है, मैंने क्यों सोचा है। हो सकता है मैंने इसलिए सोचा हो कि लोगों की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ रहा है, लोगों ने इसलिए सोचा हो कि लोगों की हैबिट्स पे क्या असर पड़ा है ना। तो जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो पहले से स्टडी तो नहीं हो चुकी है। अगर किसी ने पहले ही वो रिसर्च कर ली है, अब मैं उसको दोबारा सेम रिसर्च करूँगा तो क्या वेस्ट हो जाएगी। हमने पढ़ा ना, रिगरस प्रोसेस होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ताकि वो नॉलेज में कोई नई चीज़ जोड़े, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू का एक टूल याद कर लीजिएगा, शोधगंगा। शोधगंगा क्या है, इस पे आपके जितने भी पीएचडी डेजर्टेशन टाइटल्स हैं, या मास्टर्स के डेजर्टेशन टाइटल्स हैं, या थीसिस टाइटल्स हैं, वो और उनके एब्स्ट्रैक्ट मेंशन रहते हैं। इंडिया का इंडिजिनस है ना। आप अगर पीएचडी करते हैं कहीं से तो आपकी भी थीसिस यहीं शोधगंगा पे अपलोड होगी, ठीक है, याद रखिएगा। गूगल स्कॉलर पे साइटेशंस आता है, पेपर डाल के चेक करना चाहते हैं ना, तो सीधे गूगल पे मत कीजिए, गूगल स्कॉलर खोलिए, उस पर डालिए, तो आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स डालेंगे कि मेरे को टीवी के बारे में पढ़ना है, मेरे को कॉफ़ी के बारे में पढ़ना है, मेरे को साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ना है। तो जब भी डालेंगे तो डायरेक्ट नाम के थ्रू आएगा कि इनने ये रिसर्च की थी, ऐसे ऐसे की थी, इसकी ये फाइंडिंग थी, ठीक है। देन हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, मतलब उसको चेक कर पाओ। एक्सपोज फैक्टो बेस वाले को नहीं दोगे ना, पहले ही वो चीज़ हो चुकी है तो चेक कैसे करोगे, ठीक है। टेंटेटिव प्रिडिक्शन होता है, तो हाइपोथेसिस आपका क्या है, प्रिडिक्शन। जहाँ भी आपको प्रिडिक्शन दिखे मान लीजिएगा क्या बन रही है, हाइपोथेसिस। कीवर्ड के याद रखिएगा, हाइपोथेसिस का प्रिडिक्शन, ठीक है। देन हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है आपकी, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस को H0 से आप डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को बनाने में कोई भी हाथ नहीं होता रिसर्चर का। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि मेरा बोलना है कि कॉफ़ी पीने से नींद कम आएगी, है ना, तो मेरी नल हाइपोथेसिस अपने आप उसकी अपोजिट बन जाएगी कि कॉफ़ी पीने से कॉफ़ी पीने से क्या है, हमको नींद ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस को बनाने में रिसर्चर का कोई भी हाथ नहीं होता। इसको हम क्या कोशिश करते हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब चेक करनी है कोई चीज़ तो हमको येस और नो दोनों ऑप्शन रखने पड़ेंगे ना। एक ही तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी रिसर्च, बायस। तो इसीलिए एक हम लोग बनाते हैं नल हाइपोथेसिस, एक बनाते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हमारे डेटा के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, रिजेक्ट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रही है, हमारे ही डायरेक्शन में एक्सप्लेन कर रही है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट करा जाता है। देन है आपका रिसर्च डिज़ाइन। आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या टूल्स लगेंगे, कितनी जगह में पढ़ेंगे, कितने लोगों पे टेस्ट करेंगे, 100 पे 200 पे करेंगे, है ना।
टेस्ट करने के लिए गूगल फॉर्म्स का यूज़ करेंगे कि पर्सनली हाथ में पेपर या क्वेश्चनर लेके जाएंगे, एक एक करके भरवाएंगे, है ना। सर्वे होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, ठीक है, सिर्फ पूछ के ऑब्जर्व करेंगे तो सर्वे। एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन करेंगे या कोई नया एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन ना, ठीक है। उसके बाद डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में आपके कौन कौन से टूल लगे? क्वेश्चनर लगा, मतलब आपने क्वेश्चंस बनाए थे, मल्टीपल चॉइस बनाया, डिस्क्रिप्टिव बनाया, है ना। इंटरव्यू, आप किसी के सामने बैठ के आपने उससे पूछा, सवाल जवाब किए, है ना, वो। डेटा एनालिसिस, आपने क्या क्वांटिटेटिव किया कि क्वालिटेटिव किया? क्वांटिटेटिव मतलब आपने नंबर में किया, क्वालिटेटिव मतलब आपने उसकी थीम या उसका बेस कोर वैल्यू जानने की कोशिश की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आपने कौन सा टेस्ट लगाया ना, आपका सब डेटा तो आ गया, अब डेटा आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, इसको करने के लिए कोई टेस्ट होगा ना। अब चाहे वो आपका कोई एक्सपेरिमेंट ही हो तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है वो हो जाएगा, या आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिपोर्ट राइटिंग। अब आपने जब सब चीज़ कर ली तो प्रेजेंटेशन करने से लगे पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो आपके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं? APA, MLA, शिकागो किन के लिए होता है? मेडिकल वालों के लिए होता है, ठीक है। एक फॉर्मेट और होता है शिकागो। तो बेसिक हमारे लिए UGC के जितने भी नेट वाले लोग हैं, हमारे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं हम ही लोग हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? APA एंड MLA फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इससे भी पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट, फिर उसका डिस्कशन। डिस्कशन मतलब आपका जो रिजल्ट आया उसके ऊपर फिर आप डिस्कस करते हैं कि मैंने ये सोचा था, ये ऐसा हो रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें बदल जाएं, है ना। दैट्स कॉल्ड अ डिस्कशन। देन कंक्लूजन, तो फिर आप कंक्लूजन के देते हैं आपकी पूरी रिसर्च का कि हमने ये देखा, ये हमको जवाब मिला और इसको यहाँ अप्लाई किया जा सकता है ना। दैट्स योर कंक्लूजन। एंड बिब्लियोग्राफी, आपने जो भी चीज़ सपोर्ट लिया, रेफरेंस लिया है ना, इसको रेफरेंस भी बोला जाता है बिब्लियोग्राफी को। ये वर्ड याद रखिएगा, कई बार देखे पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है ना, रेफरेंस, कि आपने किन चीज़ों की मदद ली, कौन से लिटरेचर रिव्यू पढ़े, किन किन साइंटिस्ट के वर्क्स को देखा, वो सब आपके साइटेशंस यहाँ पे आ जाएंगे बिब्लियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ICT इन रिसर्च। तो लिटरेचर सर्च करने के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हैं? शोधगंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है ना, गूगल स्कॉलर, इन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करते हैं किसके लिए? लिटरेचर रिव्यू के लिए। तो ICT कहाँ यूज़ हो रहा है? कंप्यूटर का सर्च हो रहा है। पहले हम लाइब्रेरी में जाते थे, किताब को निकालते फिर पढ़ते थे, इससे हमारा टाइम बचा लिया। क्या डायरेक्ट हम इंटरनेट पे सर्च कर पा रहे हैं किसी भी आर्टिकल या स्कॉलर को कि उसका काम क्या था, उसने क्या क्या काम किया और मेरी रिसर्च से कितना सिमिलर है, मेरी रिसर्च को कितना सपोर्ट कर रहा है ना, एविडेंस ढूंढने के काम आ रहा है। तो लिटरेचर रिव्यू में आपका ICT कैसे काम कर रहा है पता चल गया। डेटा कलेक्शन, गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम अब डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले हमको फिजिकली जाके भरवाना पड़ता था, फ़ोन करके उनसे सवाल पूछ के भरना पड़ता था, ठीक है। डेटा एनालिसिस, पहले आपको टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते थे, ठीक। परफॉर्म करने का मतलब आपका डेटा आ गया, 200 लोगों ने हाँ बोला, 200 लोगों ने ना बोला। अब आपने 200 लोगों का परसेंटेज बनाया कि टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, इतनों ने हाँ बोला, इतनों ने ना बोला, इतनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसमें प्लस माइनस इंटू जो भी आपका फंक्शन लगा उसको आपने लगाया और फिर जवाब पे आया। अब आपके पास है SPSS और MS एक्सेल। क्या आपने डाल दिया इसमें, आपने एक कॉलम की पर्टिकुलर टोटल की वैल्यू निकाल ली है, तो इतने लोगों ने ये जवाब दिया है ना, इतने परसेंटेज जवाब दिया, क्लास के इतने नंबर आए हैं लोगों के, तो एवरेज निकालना है, तो आपने एवरेज एक्सेल में डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। तो क्या ह्यूमन वर्क जो था उसको कम कर दिया। डेटा एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव के लिए SPSS और एक्सेल। SPSS याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव के लिए होता है ना, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ डेटा एनालिसिस। कैसा? क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का। क्वालिटेटिव का क्या होता है? NVivo एंड एटलस, ठीक है। अब तो AI भी आ चुका है आपके डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। क्या आ गया डेटा एनालिसिस के? और AI। उसके बाद साइटेशन मैनेजमेंट। अब पहले आपने कौन सी बुक से क्या पढ़ा, किसी के वर्ड्स को कोट किया तो आप उनका नाम भूल गए। अब ऐसा नहीं है, आप गूगल पे जाइए, उस लाइन को कॉपी पेस्ट करके डालिए, आपको पता चल जाएगा किसने लिखी थी, कब लिखी थी, किस पेपर में लिखी थी। आप उसको एज इट इज़ साइटेशन दे सकते हैं ना। रिपोर्ट राइटिंग साइटेशन मैनेजमेंट के काम आएगा। प्लेजरिज्म, तो आपने किसी का वर्ड कॉपी किया है नहीं किया है, पहले चेक करना बहुत मुश्किल होता था। आपने अगर पहले पढ़ा है तो आप बता सकते हैं हाँ वहाँ से कॉपी किया है, पर आपको वो याद रहना चाहिए कहाँ से किया है, प्रूफ देना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट टर्निटिन पे जाके चेक कर सकते हैं, या क्या डेटाबेस पहले से बना हुआ है, तो उसमें आपने गया, आपने आपकी थीसिस या आर्टिकल को अपलोड किया और वो कितना ओवरलैप कर रहा है किसी और रिसर्च से, वो आपको जवाब दे दिया। तो टर्निटिन और उर्कुंड किसके? प्लेजरिज्म के। कितनी कॉपी है, डुप्लीकेशन है आपके वर्क में, उसको चेक करने का काम आता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, MS वर्ड, अब हाथ से लिखते हैं, अब उसकी जगह आप गूगल डॉक या MS वर्ड पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? कन्वीनियंट करते हैं मैनेजमेंट को,
राइटिंग को। अब रिसर्च एथिक्स, तो एथिक्स आपका क्या होना चाहिए, मोरल प्रिंसिपल टू गाइड द रिसर्च, है ना, कुछ चीज़ें जो हमको माननी चाहिए रिसर्च करते टाइम, है ना, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो वर्ल्ड ऑर्डर बना रहेगा, एक दूसरे को होगा नहीं, है ना, जैसा हमारा बोलते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या है हमारे एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ हैं, है ना, ठीक, वर्ल्ड इन्हीं पे चलता है। तो पहला है आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आप किसी को भी रिसर्च में इन्वॉल्व करें तो उनको बताइए कि उनका दिया हुआ डेटा रिसर्च किया जाएगा उस पर, है ना, वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें, उनका मन हो तभी पार्टिसिपेट करें, उनके पास ऑप्शन हो ना बोलने का, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ऐसा नहीं है कि आपने डेटा भरवा लिया, उनको कोई लालच देकर और उनको बताया नहीं कि आप उस डेटा को कहाँ यूज़ करेंगे, एकेडमिक यूज़ करेंगे, कहीं और यूज़ करेंगे, आपको उनको बताना है, दैट इज़ कॉल्ड योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरा एनोनिमिटी, अब आपने डेटा इकट्ठा किया, किसी अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा, है ना, कि सर ये अच्छी है बुरी है, आपने वो डेटा मान लीजिए यूट्यूब पर डाल दिया आपके, है ना, पब्लिक डोमेन में आपने डाल दिया, अब उस इंसान ने देखा कि यार ये तो मेरी पार्टी की बुराई कर रहा है, उसने जाकर उसको कोई हार्म पहुंचा दी, तो क्या होगा, नुकसान हो सकता है। तो अब आपका जो भी डेटा है उसकी एनोनिमिटी बना के रखेंगे, है ना, ताकि उससे कोई भी बायस नहीं हो और सब्जेक्ट को नुकसान नहीं हो। दो चीज़ें ना, हो सकता है मेल फीमेल्स का उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और कोई फीमेल के थ्रू प्रति बायस है ना, तो उसने देखा अरे फीमेल ने जवाब दिया तो उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो बायसनेस और सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी होती है, एनोनिमिटी, तो आप क्या सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, रिसर्चर नोज द आइडेंटिटी बट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक, है ना, किसने क्या जवाब दिया मेरे को पता है, पर मैं पब्लिक को नहीं बताऊंगा, पब्लिक को मैं सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा कि इतने लोगों ने ये जवाब दिया, इतने लोगों ने ये जवाब दिया, वो लोग कौन थे वो मुझे नहीं बताना है, हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए, ठीक है। ऑनेस्टी, अगर मेरी हाइपोथेसिस प्रूफ हो रही है तो भी हाँ है, नहीं हो रही है तो भी हाँ है, मेरी रिसर्च ये नहीं है कि मैं प्रूफ करके ही मानूंगा, मेरी रिसर्च ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो असल में दुनिया में होता है या नहीं होता है ना, और नो बायसनेस वाली जो बात करते हैं, ठीक है। तो हम फैब्रिकेशन नहीं करेंगे, मतलब नया डेटा मन से नहीं बनाएंगे सपोर्ट करने के लिए, फॉल्सीफाई नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें से जो हमारी चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है एक्सट्रीम एंड्स पे उनको डिलीट नहीं करेंगे, मिस इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे कि मैंने कोई चीज़ देखी इस डायरेक्शन में जा रही है पर फिर भी मैंने उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया कि वो मेरे फेवर में रिजल्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड बायस, मतलब फेवर किसी को देना या किसी को जानबूझ के प्रेजुडिस करना अवॉइड करते हैं। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, किसी का वर्क कॉपी नहीं करना। तो इन्फॉर्म कंसेंट देना है, बताना है कि आप रिसर्च का पार्ट है। एनोनिमिटी, कब, जब रिसर्चर को भी नहीं बताया जाएगा कि किसका डेटा है, मेरे को सिर्फ रिजल्ट बताया गया, मेरे को मेरे सब्जेक्ट्स, मेरे को मेरे फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स ने लाके डेटा दिया, उनने बताया कि सर इतने परसेंट लोग का ये है, इतने परसेंट लोग का ये है, उनकी आइडेंटिटी स्ट्रिप कर दी गई ताकि मेरा खुद का बायस नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर मुझे पता भी है किसने क्या दिया है तो मैं पब्लिक को नहीं बताऊंगा ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ बायस से फ्री रहे, यहाँ पे सेफ्टी बनी थी। देन नो फैब्रिकेशन, फॉल्सीफाइंग, ऑनेस्टी रहनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए और प्लेजरिज्म को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अब रिसर्च की कुछ थ्योरी थी, डेंटोलॉजिकल थ्योरी, एक्शन इज ड्यूटी इटसेल्फ, लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग, है ना, झूठ बोलना हमेशा गलत है। पर अब मुझे रिसर्च करने के लिए हो सकता है कई बार झूठ बोलना पड़े, अगर मैं लोगों को पहले से बता दूं कि मैं आपको ये पर्टिकुलर पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, है ना, या उनको बता दूं कि ये पर्टिकुलर पिक्चर देखने से आपका नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो वो बायस हो जाएंगे उसके थ्रू, है ना। मैंने बोला कि अगर आप जवाब दोगे और मैं आपको ये पर्टिकुलर कोड दूंगा, इससे आपका ये प्रॉफिट होगा, तो क्या बायसनेस आ रही है। तो डेंटोलॉजिकल थ्योरी बोलती है आपको ये नहीं करना है, सही को सही, गलत को गलत बताना है, एब्सोल्यूट अप्रोच थी। दूसरी आपकी यूटिलिटेरियन थ्योरी, इसका कहना क्या है, एक्शन का जो रिजल्ट है अगर वो जो गुड है वो बैड को एक्सकीड करता है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं ना। अब मेरे को किसी को दवाई खिलाई, है ना, अब जैसे मेडिकल फील्ड है, अब मैंने किसी को दवाई खिलाई, अब मेरे पास दो ग्रुप होने चाहिए, एक प्लेसिबो ग्रुप होगा, मतलब जिनको दवाई नहीं खिलाई जा रही, उनको लग रहा है सिर्फ वो दवाई खा रहे हैं, और एक ग्रुप है जिनको दवाई खिलाई जा रही है, तब उन पर कितना असर आ रहा है। तो अब दवाई खिलाने से उनके इल इफेक्ट हो सकते हैं, पर हो सकता है 10 या 5 लोगों पे हो साइड इफेक्ट, हम उनको बचा तो सकते हैं, थोड़ा सा उनको डिस्कम्फर्ट होगा पर उनको बचा लिया जाएगा। पर वो 10 या 5 लोगों के डिस्कम्फर्ट की वजह से सोसाइटी एज आ होल एक पूरी बीमारी को हमने डिसअपियर कर दिया या एलिमिनेट कर दिया। तो ग्रेटर गुड जो था वो कॉन्सिक्वेंसेस को सुपरसीड कर रहा था, उनसे बेटर था। तो इसीलिए यूटिलिटेरियन थ्योरी ने टेलीलॉजिकल थ्योरी, जैसे डेंटोलॉजिकल थ्योरी एब्सोल्यूट थी, टेलीलॉजिकल थ्योरी क्या एक्सेप्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये था आपका चीट कोड सीरीज़, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड के अगर आप ये पार्ट्स कर लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया तो एकदम बेटर रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, मैक्सिमम PYQs कर पाएंगे, है ना।
100% नहीं पर 70% पार्ट हम कवर कर पाएंगे, बाकी हम कहाँ कवर करेंगे, पेपर 2 में। आई एम विशाल त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन, है ना। सब्सक्राइब फॉर मोर चीट कोड पार्ट्स ऑफ अदर यूनिट्स टू, है ना। और आपके जो भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इफ यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच, बाय।